So this process was transcription. Fine. Now, within these two, both are going to contain the nucleotides. Okay. Over here, यहाँ पे क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो किसी को मतलब मीन्स फॉर्मेशन में कोई ऐसी मतलब डिफिकल्टी आती नहीं, ठीक। बट अब हमारा जो फॉर्मेशन है वो है प्रोटीन्स का, ठीक है। अब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स ये दोनों टोटली डिफरेंट थे, दोनों ही टोटली डिफरेंट। हाँ, बट हमें कन्वर्ट करना है न्यूक्लियोटाइड्स को अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में, ठीक। और इस प्रोसीजर में मतलब आप सोच ही सकते कि थोड़ा सा डिफिकल्टी तो आएगी, कैसे करेंगे, ठीक। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि पहले क्या था? न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज थी, ठीक। अब किसकी लैंग्वेज है? अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज, ठीक। तो ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। तो आपके लिए ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन बनाने का, एमआरएनए आपका कल बन ही गया था, जैसे जब हमने किया था ट्रांसक्रिप्शन में। एमआरएनए आपके पास है, टीआरएनए आपके पास है और आरआरएनए आपके पास है। बट अब आपको इन तीनों से मिलाकर आपको बनाना है प्रोटीन्स, ठीक। तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, लाइक दैट डिफरेंट मीन्स लैंग्वेज, वन लैंग्वेज टू अनदर वन। तो ये भी वन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, इसलिए इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसे कहते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। ये जेनेटिक कोड हम यूटिलाइज करेंगे जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, इसलिए इसको जेनेटिक कोड को कहते हैं डिक्शनरी या ट्रांसलेशनल डिक्शनरी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक कोड पहले तो सबसे पहले टर्म किसने दिया था? तो ही वाज द जॉर्ज गैमोट, ठीक। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट थे, नीरेनबर्ग, ठीक है, ओकोआ वाज देयर, ठीक। और एक और है साइंटिस्ट आपके कौन सा थे? नीरेनबर्ग है, एक और आपकी बुक में दे रखे, तीनों याद कर लीजिएगा, वो इसमें भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा, ठीक। बट हम लोग प्रूव करते हैं कैसे इन्होंने जो जेनेटिक कोड हमें दिया था उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। और कैसे उन्होंने बनाया था जेनेटिक कोड, ठीक। तो वो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे करके आपको एक टेबल दी थी, ठीक है, जिसमें ये 3 साइडेड टेबल थी। चारों में आपके UCAG ऐसे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको वो भी पता होना चाहिए कि हम जो जेनेटिक कोड था वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। पहले ये हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब 20 अमाइनो एसिड्स के लिए अगर हम जो हमारे पास ATGC है 4 है, AUGC में हमें लिखना चाहिए क्योंकि RNA है तो AUGC, ठीक है। राइट, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये उन्होंने मतलब थिंकिंग थी
थिंकिंग कि अगर हम एक अमीनो एसिड के लिए यूज करेंगे तो केवल 4 अमीनो एसिड से कोड हो पाएंगे, ठीक है, केवल 4 ही हो पाएंगे। एक ए के लिए एक अमीनो एसिड, ए से एक बनेगा, यू से दूसरे कोड होगा, ऐसे तो केवल 4 ही हो पाएंगे। लेकिन हमारे पास कितने अमीनो एसिड हैं? 20, तो फिर भी लेफ्ट आउट रह जाएंगे ना, 16 तो रह जाएंगे, ठीक। अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 का, ठीक है, ए यू, ए जी और ए सी, अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? कितने? 4 × 4 16, तब भी रह जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम 3 का लेते हैं, ठीक, 3 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे एक कोडोन, ठीक। तो कितना हो गया? 4⁻3, ठीक, कितना हो जाएगा? 64। अब तो 20 कवर अप हो ही जाएंगे और बाकी के और भी बचेंगे, ठीक। तो इन 64 में से 3 इनके स्टॉप कोडॉन थे या नॉनसेंस कोडॉन थे। उन्होंने कहा 3 नॉनसेंस कोडॉन है, वो कौन से हैं? ठीक है, ये 3 है नॉनसेंस कोडॉन, ठीक। नॉनसेंस मीन्स जो किसी के लिए कोड नहीं करेंगे, ठीक, इनके आते ही वो स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, राइट। अब कितने बचे? 61 में से 2 कोडॉन्स ऐसे हैं जो केवल एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, केवल एक। बाकी के जो लेफ्ट आउट कितने बचे? 59 कोडॉन्स में से कुछ का मतलब ये कहते हैं 2, 3 या 3, 4 लाइक दैट, वो कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, मतलब कोडॉन्स ज़्यादा और अमीनो एसिड उनका जो होगा वो एक, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कभी ऐसा होता है कि लास्ट का जो 3 कोडॉन है, जैसे ये वाले, ये AUG, ठीक है। अब AUG वाले के लिए तो केवल एक ही है अमीनो एसिड, लेकिन और जो बाकी के हैं उनमें से अगर बाई चांस ये थर्ड वाला डिफर कर जाता है, वेरी कर जाता है, ठीक है, बनाने में कभी mRNA कुछ गलती हो गई, ठीक, तो वो वेरी कर जाएगा अगर, तो तब भी वही वाला अमीनो एसिड आएगा, ठीक। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो अमीनो एसिड सीक्वेंस या प्रोटीन बनेगा वो डिफरेंट नहीं बनेगा, वो सेम ही बनेगा जो बनना था। गलती तो हो गई थी पहले, बट थर्ड पेयर डिजेनरेसी का मतलब है कि सेम अमीनो एसिड आने से वो जो मिस्टेक कमिट हुई है वो कंपनसेट होगा, ठीक, वो गलती नहीं रहती, वो सही हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत एडवांटेजियस है जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन गड़बड़ बनी तो आगे बहुत सारा आपका प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए ये जो थर्ड पेयर डिजेनरेसी वाली कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड की, अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक लेंगे उनकी, तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है। अब कैसे किया था उन्होंने? पहले वाला क्या आएगा आपका? यू, ठीक है, फिर दूसरा सी, ऐसे, ठीक। तो इसी तरह से उन्होंने पूरी टेबल बनाई थी इसकी, ठीक। इसमें से एक तो AU और G वाला यहाँ पे AUG, ठीक है, और एक TRP का होता है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा? ट्रिप्टोफैन, जिससे ट्रिप्टोफैन आता है। और ये वाला किसके लिए कोड करता है? मीथियोनिन के लिए, ठीक। AUG कोड करता है और इन सम केसेस इट इज GUG एज वेल, ठीक है। तो वैलिन जो इसके लिए होता है ना, तो AUG या GUG ऐसे भी आता है, बट स्टार्टिंग कोडॉन ज़्यादातर AUG होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने पूरी जेनेटिक कोड की एक टेबल दी थी, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हम ट्रांसलेट कर सकें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है अमाइन उस पर mRNA पे,
कर सकें अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है कि हमारा कौन सा अमाइनो एसिड नेक्स्ट आएगा। अब तो हम प्रोटीन बता सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ और जीनोम सीक्वेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमें पता चल जाता है कि इसकी ये प्रोटीन का ये वाला पार्ट ऑफ द जीन है जिससे ये कोड होगा और हम उसी को इमिटेट करके कुछ भी अपना ड्रग या कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है वो, ये आपका mRNA है, लाइक जैसे। ठीक है, एक और हाँ, अब कैसे होता है, ये 3 का होता है, एक कोडोन। ठीक है, तो कोडोन को डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि पेयर ऑफ these 3 न्यूक्लियोटाइड्स which are going to code for any amino acid that is termed to be as a genetic code। ठीक, फिर ये 3 आएंगे और ये 3। अब इसी के थ्रू आपको पता है कि AUG किसके लिए कोड करता है, मीथियोनिन। तो मीथियोनिन को ही वो लेकर आएगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। कौन लेकर आता है, कौन लेकर आता है, कौन सा, tRNA। ठीक है, 3 तरह के हैं ना, tRNA, mRNA, RNA। mRNA हुआ जो आपको सीक्वेंस देगा, tRNA हुआ जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको कहते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल, और वो लेकर आता है अमाइनो एसिड पूल से। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल से ऐसे वहाँ पे अमाइनो एसिड का पूल है, वहाँ से वो अमाइनो एसिड लेकर आएगा। ठीक, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन बन रही है वहाँ पर लेकर आएगा। ठीक, उससे अटैच कर देगा। और कैसे अटैच करता है, वो जो ये कोडोन होता है mRNA पे, ठीक है, tRNA में उसके ऑपोजिट ये जो साइट है यहाँ तो बड़ा बना सकते हैं, ये और ये। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ पे U है तो A, G है तो C, L। ये वाला एंटीकोडोन कहलाता है। वो कोडोन, ये वाला कोडोन और वो एंटीकोडोन। तो कोडोन एंटीकोडोन का जो पेयर है, पेयरिंग होगी वहाँ पर, प्लस पेयरिंग से ही अटैच होगा। ठीक, और पेयरिंग के साथ साथ यहाँ पर अमाइनो एसिड है, कौन सा, मीथियोनिन। ठीक है, वही आएगा, सबसे पहला वही होता है। हाँ, तो उसको यहाँ पर लाकर अटैच करेगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है, मतलब इससे पहले से आपकी राइबोसोम यूनिट्स वगैरह जुड़ेंगी, बट सब जब tRNA लेकर आएगा दैट इज द इनिशिएशन, वो अभी हम सब आगे भी रीड करेंगे। अब जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टेबल आप कर लीजिएगा, जो भी इसमें मतलब एक दो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मीथियोनिन वाला और ट्रिप्टोफैन और एक फिनाइल एलेनिन लाइक दैट, इन पे बेस्ड आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जेनेटिक कोड की। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड की क्या होती है, one amino acid is going to code for one codon. One codon is going to code for one amino acid only. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अनएम्बिगुअस है और स्पेसिफिक भी है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जो कोडॉन है वो एक के लिए कोड करेगा, ज़्यादा किसी और दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड, कॉमालेस होता है ये। ठीक है, जेनेटिक कोड हमेशा कॉमालेस होता है, कोई कॉमा या पंक्चुएशन मार्क कुछ नहीं होता है उनके बीच में। थर्ड, डीजेनरेसी है इसमें। ठीक है, डीजेनरेसी का मतलब होता है जो अभी बताई थी, थर्ड पेयर डीजेनरेसी। ठीक, वो क्या होता है कि इवन इफ कि लास्ट वाला अगर चेंज हो भी गया बाय चांस, ये लास्ट पे जो आपका कोई भी है थर्ड न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज बाय चांस हो गया है एमआरएनए में, तो भी टीआरएनए वही वाला अमाइनो एसिड लाएगा, क्योंकि 2 या 3 उससे ज़्यादा 2 या 3 या 4, ठीक है, वो उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो बाय चांस अगर थर्ड पे चेंज भी है तो भी वो वही वाला लेकर आएगा, है ना। और मेन क्या होते हैं, फर्स्ट और द सेकेंड। ठीक है, कि वो चेंज नहीं होने चाहिए, अगर वो चेंज है तो फिर दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आएगा। हाँ, तो इसलिए थर्ड पेयर डीजेनरेसी को हम कहते हैं। ठीक है, और एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ठीक, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक पूरा वही रहेगा। ये नहीं है कि बैक्टीरिया में कुछ और कोड करेगा और ह्यूमन बींग्स में कुछ और कोड करे, नहीं, वो सेम ही कोड रहते हैं सबके। ठीक है, तो ये है। और जेनेटिक कोड की और आपके चलिए यूनिवर्सल है। और AUG मैंने आपको बताई दिया कि AUG आपका इनिशिएटर कोडॉन होता है। ठीक है, AUG और GUG। और एक और आपका मतलब कर सकते हैं कि आपका ये ट्रिपलेट होता है, जो आपको यहाँ बताया था, ये 3 से बन के बनेगा, तो वो ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट नहीं होगा, डबलेट नहीं होगा, ट्रिपलेट कोड है। ठीक है, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक। ठीक है, इन पे बेस आता है। अच्छा, ये आपने बोला था कि पंक्चुएशन या कॉमा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होगा वो कॉमा? क्यों? कॉमा यहाँ पर लगेगा नहीं, और अगर यहाँ पर कोई इंसर्शन होता है किसी भी और न्यूक्लियोटाइड का बाई चांस, ठीक है, या डिलीशन होता है, तो क्या इफेक्ट आएगा इस पर? अगर किसी भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो जाए, इंसर्शन मतलब एक और ऐड हो जाए, ठीक है, और या फिर डिलीशन हो जाए, तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? चेंज हो जाएगा ना। हाँ, यस, वो चेंज हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक G लगा दिया यहाँ पर बीच में, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? AUG तो AUG रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? GUC। ठीक, पहले क्या था? UCU। तो अमाइनो एसिड देखिए, UCU का क्या है? UCU का है सीरीन, ठीक है, और अब हो गया GUC, तो GUC का है वैलिन, तो ये चेंज हो जाएगी। और अगर चेंज हुआ यानी कि प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाए, मीन्स अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होते ही प्रोटीन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये मतलब ये जो वाला म्यूटेशन होता है, ठीक, अगर कोई भी इंसर्शन हो गया या डिलीशन हो गया बाई चांस, तो बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसमें दोनों तरह से होता है, या तो इंसर्शनल होता है ये, और या फिर डिलीशन। ठीक है, डिलीट हो गया तो भी हो जाएगा गलत, यहाँ से अगर हम इसको डिलीट कर दें तो भी गलत हो जाएगा।
तो दोनों तरह से ही होते हैं। फ्रेम शिफ्ट, इसका मतलब होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या, एक न्यूक्लियोटाइड का या तो ऐड होना या फिर डिलीट होना। हाँ, नहीं बनेगा ना, आगे बन जाएगा, वो रीड तो करेगा, वो तो 3 को ही रीड करेगा, एक नहीं है तो नहीं है, आगे रीड करेगा, है ना। तो आगे इसको भी बोलते हैं, इसमें भी आते हैं क्वेश्चन, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं इसको। ठीक है, इसलिए ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ओपन रीडिंग फ्रेम, ORF ऐसे करके आता है ये, है ना। तो ORF, अगर आपका कहीं भी ORF में डिलीशन या इंसर्शन हुआ तो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, ये तो ये बात रही आपकी जेनेटिक कोड की। अब आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और मॉलिक्यूल यूज होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, वो है tRNA। ठीक है, तो tRNA का स्ट्रक्चर करते हैं थोड़ा सा पहले, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस, है ना। आता है tRNA का स्ट्रक्चर थोड़ा सा? स्ट्रक्चर अगर हम कंसीडर करेंगे तो किस शेप का है, क्लोवर लीफ। ठीक है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। और अगर 3D स्ट्रक्चर, बिकॉज एक्चुअली 3D में जब कंसीडर करेंगे तब वो L शेप्ड होता है। ठीक है, आते हैं स्ट्रक्चर पे। It starts from 3 prime end till 5 prime end, good, 5 prime से 3 prime तक, ठीक है, जाएगा। सेम एज वी आर हैविंग द mRNA, ये बस फोल्डिंग है। ठीक है, फोल्ड होते होते ये इसकी 3 लूप्स होती है। ठीक है, लूप्स क्यों बनी, क्योंकि वहाँ पेयरिंग नहीं थी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है ना, इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है। यहाँ पेयरिंग है बट वहाँ पर पेयरिंग नहीं है, इसलिए लूप बन गई, है ना। यहाँ पेयरिंग नहीं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म, लाइक दैट, इनके नाम है। ठीक है, व्हाट आर दीज नेम्स, ये है DHU आर्म। ठीक है, DHU आर्म, ये वाली है TCC आर्म, और ये हो गई एंटीकोडोन आर्म, ये तो अभी बताई थी। ठीक है, और ये वाली है एक्सेप्टर आर्म। ठीक, एक्सेप्टर आर्म पर आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो होता है CCA। अगर आप 5 प्राइम से बोलेंगे ना तो वी आर गोइंग टू स्पीक आउट 5 CCA U। ठीक है, ACC नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, एक्सेप्टर आप कह रहे हैं, एक्सेप्टर मीन्स कि इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द अमाइनो एसिड। tRNA एक्सेप्ट करेगा अमाइनो एसिड का। एंटीकोडोन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये mRNA से अटैच होगा विद द कोडॉन, अकॉर्डिंग टू द कोडॉन, जो भी कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग। अब DHU आर्म और TCC आर्म, ये 2 हैं। ठीक, DHU आर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन। ठीक, जैसे सिंपल एक
बट ये वाला यूरेडिन ये जो है ये अनयूजुअल वाला है, मतलब जो रेयरली होता है। ठीक, तो इस वजह से ये DHU यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूरेडिन ये वाला जो अनयूजुअल है, इसलिए इस आम को कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी यूरेडिन। ठीक, और ऐसे ही TCI है जिसमें आपका एक और यूरेडिन है जिसको कहते हैं स्यूडो यूरेडिन। ठीक, इसलिए ये TCI आम। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आम होती है, इसका फंक्शन अभी अननोन है, मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ठीक, तो मेन जो हमें आपको देखना है ये वाली आम, ठीक है, प्लस एक्सेप्टर आम, है ना, बिकॉज इन्हीं का फंक्शन अभी हमें बेटा वो एक एक्सटेंशन है बस, वहाँ पर उसका कोई रोल नहीं। हाँ, अभी ऐसा कुछ ऐसे रोल दे नहीं रखा है, एक्स्ट्रा आम करके ही है ना। हाँ, नहीं सिर्फ एक जैसे एक्सटेंशन निकल आता है ना आउटग्रोथ से, तो बस वो एक एक्सटेंशन निकला हुआ है उसका, इसका कहीं पे भी कोई डिस्कशन किसी प्रोसेस में किसी में नहीं। तो यहाँ पर है आपके कोडॉन्स, ये था। ठीक, अब एक्सेप्टर आर्म किसके अकॉर्डिंग लेकर आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो कोडोन है। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग नहीं लाएगा, ये मत सोचिएगा कि यू जो आ रहा है इसके लिए UAC इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, AUG के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर आएगा आपका अटैच हो जाएगा अमीनो एसिड रेस्पेक्टिव वन जो भी है, मिथाइल है यहाँ पर तो मिथ्योनिन है तो मिथ्योनिन। अटैच होने के लिए कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, एस्टर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और जब tRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम होगी, भाई लेकर आना है उसे वहाँ से। हाँ, तो वो एनर्जी भी ATP ही होती है। ठीक, ATP के फॉर्म में होगी और ATP यूटिलाइज हो जाएगा, फिर जाकर वो अटैचमेंट होगा आपस में। हाँ, ऐसे क्या होता है, कुछ पूछना है? ट्रांसलेशन का बिगनिंग करा, फिर ट्रांसलेशन लिखा ही है, इनिशिएशन लिखते हैं इसको, है ना। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन के लिए? सबसे पहले mRNA, है ना, mRNA चाहिए। हाँ, इसके बाद में tRNA, फिर तीनों चाहिए ना, RNA भी तो चाहिए। RNA कौन सा है, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA में प्रोकैरियोट्स के लिए कौन सा है, ठीक है, 70S। 70S का डिवीजन कैसे है, ठीक है, ठीक है, 50S और 30S। देन यूकैरियोट्स में क्या है, सेम 40S और 60S। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम बिगर यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉलर यूनिट। ठीक, तो यहाँ पर RNA में आपको दोनों यूनिट्स अटैच होनी है, बट पहले कौन सी होगी, पहले होगी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कैसे होती है, जैसे यहाँ पर भी स्मॉल वाली है और यहाँ पर भी है। ठीक,
तो आपके पास अगर प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं आप, तो वहां पर एक सीक्वेंस होता है शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ये शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस ये स्पेसिफिक है फॉर द एडिशन ऑफ दिस mRNA टू 30s सब यूनिट, स्मॉलर से जाकर अटैच होने पर। कौन सा सीक्वेंस है? DG, ठीक है। DG सीक्वेंस है, SG कर लीजिए, ठीक है। SG सीक्वेंस है जो वहाँ जाकर आपका mRNA जाकर अटैच होगा राइबोसोमल RNA से, जिसकी छोटी यूनिट होगी, ठीक है। अटैच होने के बाद में ही आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक। कैसे? इसके बाद में जब आपके mRNA के पास छोटी यूनिट अटैच होगी, ठीक। अब बड़ी यूनिट जो आएगी बिगर वाली, ठीक है, उसमें दो की जगह 3 कर लीजिए। अभी 3 साइड होती है E, ठीक है, एक होती है B, एक होती है A, 3 साइड से। किसमें है? कौन सी यूनिट है? बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब A site is meant for the, इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइल साइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइल साइट, ठीक। P stands for पेप्टाइडल साइट, ठीक है। P किसके लिए? पेप्टाइडल साइट। और E is for एंजाइम्स, ठीक है, इसलिए 3 बोलते हैं, ठीक। उसके अंदर 2 होती है, बाकी वो फिर E से निकल जाता है, इसलिए एग्जिट। अब सबसे पहला जो tRNA आता है, सबसे पहला, ठीक, वो कहाँ पर आता है? वो आता है P साइट, ठीक है। पेप्टाइडल मेंट फॉर मेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, ठीक। और अमाइनो एसाइड, जो अमाइनो एसिड आएगा एवरी टाइम न्यू, इट विल कम टू द A side, but first one will come at the P side, ठीक है। पहला वाला से पहला P पे आता है, अदरवाइज नेक्स्ट वन जो भी आएंगे वो सब A साइड पे आएंगे, है ना। अब आपकी ये तीनों तो हो गए रिक्वायरमेंट, ठीक है। बिगर यूनिट पहले स्मॉलर लिख देते हैं क्योंकि स्मॉलर ऐड हो गई पहले, स्मॉलर सब यूनिट, फिर बिगर, ठीक है, बिगर सब यूनिट। अब बिगर सब यूनिट के साथ साथ आपको क्या चाहिए? जैसे हमने आपको कहा कि उसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगी, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जीटीपी से। जैसे हमें एटीपी से मिलती है, ऐसे सबस्ट्रेट वाला जो होता है वो जीटीपी से, ठीक है। तो जीटीपी हो गया, प्लस मैग्नीशियम आयंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड ओवर देयर, मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है, ठीक। तो इन सबको आपको रेडी रखना है जब इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ग्वानिन, ठीक है। एटीपी जैसे एडेनाइन, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आपका इनिशिएशन जैसे मैंने बताया यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसी में। इनिशिएशन प्रोसेस टीआरएनए लेकर आना है, ठीक है। टीआरएनए को रेडी रहना है, ठीक,
रेडी रहने के लिए चार्ज होना चाहिए। ठीक, चार्जिंग मतलब है कि अमाइनो एसिड उस पर अटैच हो जाना चाहिए। हाँ, तो इनिशिएशन प्रोसेस से पहले जो प्रिपरेशंस हैं, हाँ, उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड है प्लस एटीपी है प्लस टीआरएनए है। ठीक, और एंजाइम कौन सा है, अमाइनो कौन सा है, ठीक है, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, याद करिए इसको, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। कैसे, अमाइनो असाइल साइड तो याद ही है आपको, ठीक है, वहाँ टीआरएनए आएगा तो अमाइनो असाइल टीआरएनए ही बनना है, और सिंथेटेज मतलब बनाएगा, तो वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अमाइनो असाइल टीआरएनए। ठीक है, अमाइनो असाइल टीआरएनए बन गया। ठीक है, और रिलीज क्या हो जाएगा, क्यों रिलीज हुई, आपके पास एटीपी था, एटीपी आपको हमने क्या बताया था, ऐसे करके बताया था, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो इनमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी किस में कंज्यूम होगी, टीआरएनए के मतलब अमाइनो एसिड को लेकर आने में, पहले अमाइनो एसिड को लेकर भी आना है, तो पहले वो एंजाइम से अटैच होगा, एंजाइम से अटैच होने में अमाइनो एसिड और एटीपी चाहिए इसके साथ, सिंथेटेज के साथ, फिर टीआरएनए के साथ अटैच होगा वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसलिए हमने एक कॉमन में लिख दिया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आपकी बुक में तो अलग अलग तरह से भी है, जैसे पहले अमाइनो एसिड जुड़ा एंजाइम के साथ, ठीक, फिर अमाइनो एसिड एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ जुड़ा, टीआरएनए के साथ। तो इसको कॉमन में कर दिया है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, उसमें भी 3 होते हैं। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो है पहले एक टूटेगा तो क्या बचा, एडीपी, ए डी, क्योंकि 2 है डाइफॉस्फेट। अब अगर एक और टूट जाएगा तो यहाँ पर ये वाला भी निकल जाएगा तो एएमपी, तो इसलिए वहाँ पर एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, और एनर्जी तो रिलीज होगी, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी यहाँ वाले टीआरएनए के फॉर्मेशन। ठीक, तो हम लिख दिए, यहाँ तक कोई चार्जिंग है। अब देखते हैं इनिशिएशन। हाँ, फर्स्ट वाला जो आपका टीआरएनए लेकर आएगा फॉर्माइल मीथियोनीन। ठीक है, यहाँ से ये कितनी होगी, फॉर्माइल
पेप्टाइडल साइड, पी साइड, फर्स्ट वाला। देन सेकेंड अमाइनो एसिड आएगा विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड टीआरएनए। ठीक है, ये हो गया अमाइनो एसिड 1, ठीक है, AA1 AA1, सही। दूसरा अमाइनो एसिड आएगा AA2 यहाँ। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये टीआरएनए अलग हो जाएगा अमाइनो एसिड से, क्योंकि दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये फ्री हो जाएगा और फ्री होते ही ये एग्जिट साइड से निकल जाएगा, है ना। और चेन क्या बन जाएगी, अमाइनो एसिड 1 और अमाइनो एसिड 2 जो टीआरएनए से अटैच है, दूसरे वाले। ठीक है, ये वाला इससे अटैच। ठीक है, अब ये वाली जो यूनिट है पूरी, ये हो गया इनिशिएशन, जीटीपी और सब मिला के आपका पूरा इनिशिएशन हो गया यहाँ पे शुरू। सेकेंड स्टेज आती है इलॉन्गेशन, क्योंकि अभी तो एक बनी है ना, जैसे एक आया यहाँ पर, ठीक, जैसे ही ये सेकेंड आएगा, ठीक, और इसके बाद में जो और चेन बनेगी वो इसी अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, कैसे, एक और मान लीजिए एक और आना है यहाँ पर, है ना, तो ये वाली जो यूनिट है, जो पूरी राइबोसोम की यूनिट थी, ये ट्रांसलोकेट हो जाती है, अपनी पोजीशन से 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड चली जाती है। समझ में आया, 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड चली जाती है, स्लिप कह दीजिए, मतलब स्लिप होके वो या ट्रांसलोकेट होके आगे चली जाती है। ठीक है, क्योंकि जो राइबोसोम्स है ये एमआरएनए में स्लिप होते हैं आगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोटीन बनती जाती है। तो जैसे ही ये आगे पहुंच जाएगा तो आपके पास क्या होगा, अब ये वाली साइड जो है पी साइड आ जाएगी, मतलब ये जो टीआरएनए है वो पी साइड पे आ जाएगा या नहीं, ये आगे खिसक गया 3 न्यूक्लियोटाइड आगे। तो जो टीआरएनए था अनचार्ज्ड वाला वो तो बाहर आ गया, ये वाला जो अनचार्ज्ड है ये तो बाहर निकल आया। अब कहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर, ये ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये साइड कौन सी हो गई, ये वाला टीआरएनए कहाँ पे आ गया, अब पी पे आ गया ना। जब इधर शिफ्ट हो गए, इधर हम शिफ्ट हो गए तो हमारी पोजीशन चेंज हुई। ठीक, और जो हैंड हमारा पहले यहाँ पे था, ठीक है, अब वो इधर वाला आ गया, ये वाला आ गया ना, ऐसे। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग की पोजीशन है, बस शिफ्टिंग की वजह से 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड चले जाने की वजह से टीआरएनए जो पहले ए पे था वो पी पे आ रहा है नहीं। ठीक है, अब ये वाली जगह ब्लैंक हो गई है ना, ए पी पे आने के बाद ये वाली जगह ब्लैंक हो गई, तो आपके पास क्या है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर है, AA1, ठीक है, AA2 ये से अटैच है ऐसे। अब ये वाली साइड आपकी ब्लैंक है। नेक्स्ट जो भी नया टीआरएनए आएगा किसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ जो कोडन होगा उसके अकॉर्डिंग नया टीआरएनए आएगा। ठीक, तो दैट विल कम ऑन टू द ए साइड, फिर से वो ए साइड पे आएगा। ए साइड पे आने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में ये हुआ अमाइनो एसिड 3। ठीक है, ये इसे फिर अटैच हो जाएगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ई साइड से, अगेन ट्रांसलोकेशन होगा,
राइबोसोम का, तो ए साइड वाला फिर पी पे आ जाएगा। यही प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता है? इसी को कहते हैं इलोंगेशन ऑफ चेन। चेन बढ़ती जा रही है ना, इसको कहते हैं इलोंगेशन ऑफ चेन अमाइनो एसिड। हाँ, फिर कब तक चलेगा? जब तक स्टॉप कोडॉन्स नहीं आ जाते। स्टॉप कोडॉन्स कोई सा भी आ जाए। कौन सा था स्टॉप कोडॉन? बोलिए, ट्रिक बताती हूँ याद करने की, है ना? पर धीरे से बोलूँगी, इसमें ना, है ना? ठीक है, ये शायद उस वक्त भी बताई थी। यू आर एस करके, यू आर एस, यू आर गधा, यू आर गधा इन एस, गधा इन एस। ठीक है, ऐसे याद करें, ये तीन इस तरह से याद रखें, है ना? तो ये तीन हो गए। अगर इन तीनों में से कोई सा भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पर आ जाएगा अब इस पोजीशन पे, तो वो कोई टीआरएनए है ही नहीं उनके लिए। तो जब टीआरएनए नहीं, मतलब कोई अमाइनो एसिड कोड करते ही नहीं हो, तो कोई भी टीआरएनए वहाँ पर आएगा नहीं और सारा रिलीज फैक्टर के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन सब में जैसे इनिशिएशन हुआ, इलॉन्गेशन हुआ, इन सब में एक्सेसरी फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं। फैक्टर्स का मतलब है जैसे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही कुछ फैक्टर्स भी हैं। फैक्टर्स भी उसी तरह से होते हैं जिस तरह से एंजाइम का इम्पोर्टेंस होता है, फैक्टर्स भी उसी तरह से चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर इनिशिएशन में भी IF1, IF2 और IF3 रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इस वाले में भी इलॉन्गेशन में भी EF, TU, TS ऐसे करके रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आपके जो लास्ट वाला टर्मिनेशन आएगा, फिर स्टॉप कोडॉन जहाँ पर होंगे ना, तो वो वाला प्रोसेस लास्ट का कहलाता है टर्मिनेशन। ठीक है, वहाँ पर जाकर ट्रांसलेशन रुक जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, वो रिलीज फैक्टर्स क्या करेंगे? जब वहाँ पर कोई टीआरएनए लेकर ही नहीं आ रहा है, कोई भी अमाइनो एसिड, तो वो है ही नहीं वो टीआरएनए, तो वहाँ पर रिलीज फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं जाकर, और वो क्या करते हैं? रिलीज का मतलब सब चीज़ रिलीज हो जानी चाहिए। तो जो यूनिट्स और सारी चीज़ें जुड़ी थी इनिशिएशन में, वो सब अलग हो जाए, वो सारा जो असेंबल हुआ था वो डिसअसेंबल। ठीक है, इतना कुछ चीज़ अगर लिखना चाहें वो लिख लीजिए, वो जो इसमें इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स करके दे रखे हैं। आपके जो mRNA होता है ना, एक चीज ये mRNA होता है, इसमें कुछ पोर्शन यहाँ का और यहाँ का दोनों तरफ, ठीक है, UTRs होते हैं, UTRs, ठीक, UTRs होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, और वो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं ज़रूर दोनों तरफ, ठीक है, बट वो ट्रांसलेट नहीं होते, लेकिन उनका होना ज़रूरी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये mRNA की कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि UTRs उसमें प्रेजेंट। लिख लीजिए, ये वहाँ से है आपका चागाव्स रूल से, मतलब सबका है जो अब तक आपने किया है ना इस 6 यूनिट में, तो ट्रिल ट्रांसलेशन तक जो जो कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स कभी कभी आ जाते हैं वो वाले। द चागाव्स रूल
is not valid for RNA full stop. It is only valid for double helical DNA. ठीक है, तो चागास रूल तो पता है क्या था, बताइए चागास रूल क्या था, ए और टी बराबर और जी और सी बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और यू बराबर नहीं होंगे और ना ही सी और जी बराबर होते हैं यहाँ, ठीक है, आरएनए के केस में, डीएनए के केस में ही होता है वो। चलिए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए was first of all proved in E. coli bacterium. नेक्स्ट लिखिए, E. coli bacterium is mostly used for the study of DNA duplication. ठीक है, is mostly used for the study of DNA duplication. Next, हरगोविंद सिंह खुराना, यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी ये टेबल दी थी ना, हरगोविंद सिंह खुराना, खुराना में KHO, ठीक है, खुराना है। खुराना first of all recognized the triplet sequence of the triplet sequence of cysteine and valine, ठीक है, and valine amino acids। तो जो सबसे पहले दिया था ना वो इन्हीं दोनों के लिए दिया था, अमीनो एसिड्स के लिए, फिर उन्होंने पूरे सब निकाला था। साइटोप्लाज्मिक डीएनए इज, नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक डीएनए इज 1% to 5% of total cell DNA. 1% to 5% of total cell DNA. एक और लिखिए, the structure formed by the combination of mRNA and group of ribosomes
group of ribosomes is known as polyribosomes or polysomes और एक और टर्म है इसके लिए अर्गोसोम्स। ठीक है, अर्गोसोम्स। तो एक प्लेस पे यहाँ पर हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, अलग प्लेस पे आगे डीएनए, क्योंकि आपके पास एमआरएनए है तो बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाते हैं एक ही बार में। ठीक है, टू ट्रांसलेट दैट इनटू प्रोटीन। तो जिससे क्या होता है, प्रोटीन जल्दी जल्दी जब चाहिए, ठीक है, तो सप्लाई करने के ज़्यादा, तो इसलिए वो बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाते हैं एक ही एमआरएनए ऐसे। तो इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स या अर्गोसोम्स ना, जिससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है प्रोटीन फॉर्मेशन की वो बढ़ जाती है। ट्रांसलेशन के जो स्टेप्स हैं 3, उनमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो और लिख लीजिए। आपका एक तो हमने इसमें बताया था कि शाइन डलगानो सीक्वेंस से जुड़ता है, वो किसमें बताया था वो मैंने अभी, ये वाला बताया था ना, एसडी सीक्वेंस, शाइन डलगानो सीक्वेंस, वो किसमें बताया था, एमआरएनए जाकर जुड़ेगा स्मॉल सब यूनिट से किस ग्रुप में, मतलब प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ऐसा कुछ बताया था ना अभी, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या देखा था आपने, आपके पास एमआरएनए का प्रोसेसिंग हुई थी इसकी, कल हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग। ठीक, उसमें क्या हुआ था प्रोसेसिंग में, बताइए। क्या प्रोसेसिंग बताई थी ना कल, तीन प्रोसेस होते हैं उसमें, 3 स्टेप प्रोसेसिंग एमआरएनए की इन यूकैरियोट्स। एचएनआरएनए बनता है हेटेरोजेनस वाला, ठीक है, उससे एक्टिव होना है, बनना है एक्टिव एमआरएनए, उसमें कन्वर्ट होने में प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए की। उस पहले होता है उसमें 7 मिथाइल ग्वानिन ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉली ए टेल बनती है। ठीक, और थर्ड होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या बताया था, एक्सॉन और इंट्रॉन्स का, कल आप दोनों ऐसे बोलोगे तो एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। ठीक है, ये 1 एक्सॉन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये इंट्रॉन 1 है, ये 2 है। ठीक है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, क्या कौन सा रिलीज होगा, ये वाला यहाँ से कट हो जाता है, इंट्रॉन्स कट हो जाते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब है कटिंग लीजिए या कट लीजिए। ठीक है, कट करना, कहाँ से कट हुए, इंट्रॉन से, और एक्सॉन आके सारे जोड़े 1 2 3, तो E1 E2 और E3। ठीक है, ये आपका एक्टिव एमआरएनए है जो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर, किसके लिए,
प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए, ओके, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, है ना। बाकी के पोर्शन जो इंट्रॉन्स है, वी आर नॉट रिक्वायरिंग दैट, वो अंदर ही रहेंगे। हाँ, तो ये वाले जब बाहर आता है, तो बाहर आकर आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ से इनिशिएशन वाला ना, यहाँ से आपका जो रिलीज फैक्टर वाला भी मैंने बताया था, यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स जो बताए थे, उसमें भी 1 2 3 4 लाइक दैट रिलीज फैक्टर्स आते हैं। ऐसे ही EF के EFTU EFTS EFG लाइक दैट, इतने लिख लो थोड़े से, क्योंकि ये शाइन डलगैर्नो पे आते हैं और एंटी शाइन डलगैर्नो पे आते हैं ना। इनिशिएशन वाले में लिखिए, in this step 30S and 50S subunits in this step, comma 30S and 50S subunits of ribosomes, comma GTP, comma magnesium ions, then charged tRNA, mRNA, and some initiation factors are required. Okay? Initiation factors are required. तो इनिशिएशन फैक्टर्स इन ब्रैकेट वहीं पे मेंशन कर दीजिए। प्रोकैरियोट्स में कौन से है? IF1, IF2, IF3। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इन प्रोकैरियोट्स with the help of SD sequence, Shine-Dalgarno sequence, Shine-Dalgarno sequence, Dalgarno में शायद DE है, वो DE sequence, mRNA recognizes the smaller subunit of ribosome. After full stop, write down in the smaller subunit of ribosome, in a smaller subunit of ribosome, वहाँ पर होता है एंटी शाइन डलगैर्नो सीक्वेंस। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? एंटी शाइन। जब वहाँ पर शाइन डलगैर्नो है तो वहाँ पर एंटी शाइन, इसी से दोनों ज्वाइन होंगे, है ना। एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, 30S स्मॉलर सबयूनिट ठीक है, प्लस आपका mRNA IF3 के प्रेजेंस में, ठीक है, और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस 2+, है ना, मैग्नीशियम आयंस की प्लस में
30S mRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। 30S mRNA कॉम्प्लेक्स मतलब आपका ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ, ये 30S है ना, इतना हो गया। और यूकैरियोट्स में क्या होगा, जो अभी मैंने बताया आपको, ये वाली जो कैपिंग है, ठीक है, ये फाइंड आउट करती है स्मॉलर सब यूनिट को। यूकैरियोट्स में दोनों में से स्मॉलर सब यूनिट डिफरेंट होती है ना, जैसे 30S की भी कौन सी वाली, जो 18S है, मतलब 30S की तो 16 वाली होगी, और 40S में 18S वाला होता है राइबोसोम, वो हेल्प करता है अटैचमेंट में, ठीक है। 30S की भी फर्दर सब यूनिट्स है ना, इसकी भी डिवाइड हो जाता है। तो कौन सा इसमें, मतलब डिवाइड का मतलब है कि इसमें टाइप कौन सा है, वो है 16S वाली है। और हाँ, इसका भी फर्दर उसमें होता है कि 30S सब यूनिट है उसकी स्मॉलर, बट उसमें भी कौन सा टाइप प्रेजेंट है, वो 16S वाला है। और ऐसे यूकैरियोट्स में कौन सा टाइप है, वो 18S वाला है, ठीक। तो वो स्मॉलर यूनिट में काउंट होता है। हाँ, चलिए, तो ये वाला जो 7M मिथाइल ग्वानिन वाला ये जो कैपिंग है, ये फाइंड आउट करती है यूकैरियोट्स, ठीक है, कौन सा प्लेस, जो स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होना है। जैसे यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हुआ है ना, ऐसे ये वाली भी यूकैरियोट्स में फाइंड करेगी कि यहाँ पर अटैचमेंट होना है, फिर वहीं से आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, उसके ऊपर फिर लार्ज वाली आएगी तब। आपका एक इलोंगेशन वाले में छोटा सा हेडिंग डालकर बस वो लिख लीजिए, कौन सा एंजाइम, वो जो ये दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन था ना यहाँ पे पेप्टाइड वाला, ये कौन करता है, ठीक है, वो एंजाइम लिख लीजिए। 23S rRNA 23S rRNA induces the formation of पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा COOH किसका, एक अमीनो एसिड का, ठीक है, फर्स्ट का, और दूसरे का अमीनो ग्रुप सेकेंड का, ठीक है, अमीनो ग्रुप दोनों होते हैं ना, उसका वो पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है बताओ, बोलिए बोलिए, अमीनो एसिड का सिंपल अमीनो एसिड जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक किसी पर्टिकुलर का नहीं, बेसिक जो होता है, क्या फिर क्योंकि साइड चेन ही तो चेंज होगी, एन के, अरे बेटे सिंपल है ये, बस सिंपल, आर है साइड चेन, वही चेंज होती है, बाकी ये दोनों तो सेम ही रहते हैं, है ना, और एच भी सेम ही रहेगा, सिर्फ आर चेंज होता है, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। तो क्या होगा, एक का ये CHO ग्रुप फर्स्ट का, ठीक है, COOH ग्रुप ना, उसके साथ में अमीनो ग्रुप का अटैचमेंट होना है, तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है ना। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये कौन सा एंजाइम फॉर्म करता है वहाँ पर, वो होता है राइबोजाइम, मैं अभी लिखा, ठीक है, राइबोजाइम एंजाइम, ठीक है। और बेसिकली ये है क्या, ये है 23S rRNA, ठीक है, 23S rRNA, ठीक, तो यही वाला लिख लीजिए बस, 23S rRNA induces the formation of peptide bond, यहाँ तक लिख लिया था। First of this rRNA acts as an enzyme so it is called as राइबोजाइम, राइबोजाइम कहते हैं, ठीक
राइबोसोम बोलते हैं इसको। और ये जो आपका स्लाइड है, मतलब एक के बाद एक फॉर्म होना, यहाँ से यहाँ तक, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऑलवेज। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं सर।